तो हम लोग आज बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की पैथोलॉजी के बारे में ना। तो बेसिकली हम लोग इसकी पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक, क्योंकि इसके मेडिसिन का टॉपिक थोड़े से अलग हो जाएंगे, इसकी फिजियोलॉजी अलग हो जाएगी, तो इसकी फार्माकोलॉजी अलग हो जाएगी। तो डायबिटीज़ बहुत ही एक्सटेंडेड टॉपिक है, तो इसके हम लोग आज केवल बेसिक पैथोलॉजी की बात करेंगे जो आपकी इंडोक्राइनोलॉजी में आता है, ठीक है ना। तो पहले डायबिटीज़ मेलाइटस क्या, हम लोग जानते हैं डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, वो होता है इंसुलिन डिफेक्ट के कारण। अब इंसुलिन डिफेक्ट के कारण ये होता है, तो इंसुलिन में कौन सा ऐसा डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण से ये डायबिटीज मेलाइटस जो है प्रेसिपिटेट करता है, मतलब होता है। तो इसके एक्शन में जाए तो कमी आ जाए या इसके सेक्रीशन में कमी आ जाए, ठीक है ना। तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि क्या एक्शन से क्या होता है या सेक्रीशन से क्या डिफेक्ट आता है जिससे कि ये हाइपरग्लाइसीमिया होता है और डायबिटीज मेलाइटस प्रेसिपिटेट करता है। तो हम लोग अब देखेंगे इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, हम लोग सब जानते हैं बीटा आइसोलेट सेल्स से होता है, पैनक्रियाज के सिंथेसाइज बाय बीटा सेल्स। अब बीटा सेल से सिंथेसाइज होता है तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म थोड़ी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो बीटा सेल से क्या होता है, बीटा सेल से इंसुलिन जो है रिलीज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग देखते हैं कि इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है, इंसुलिन का इनएक्टिव फॉर्म। अब इंसुलिन के इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रो इंसुलिन कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रो इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन का प्रो मतलब पीछे वाला, ठीक है ना। कोई भी आप लोग चीज़ देखते हो तो प्री या प्रो आएगा, ठीक है ना, पीछे वाली चीज़ है, तो इसका क्या कहेंगे, प्रो इंसुलिन, ठीक है ना। तो प्रो इंसुलिन को अगर ब्रेकडाउन होगा, इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, ब्रेकडाउन इसका होगा आपके गोल्गी बॉडी से। ये जो जाता है, जो इनएक्टिव प्रो इंसुलिन है, ये जाता है गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में हम लोग जानते हैं पैकेजिंग होती है, ठीक है ना। तो पैकेजिंग होने के कारण जो ये प्रो इंसुलिन है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये दो भाग में टूटेगा। कौन से दो भाग वो होंगे, इनका एक होगा इंसुलिन, एक होगा सी पेप्टाइड, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं सी पेप्टाइड क्या होता है और इंसुलिन क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि सी पेप्टाइड के बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये सी पेप्टाइड जो है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मार्कर ऑफ इंडोजीनस इंसुलिन सिक्रेशन। हम लोग देख सकते हैं कि इंडोजीनसली तो इंसुलिन जो है सिंथेसाइज होता है हमारा, इंडोजीनसली बाहर से तो हम लोग को जब जरूरत पड़ेगी तब ना देते हैं, डायबिटीज मेलाइटस केस में जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये मार्कर होता है इंडोजीनस इंसुलिन सिक्रेशन, क्योंकि ये ब्रेकडाउन होकर जो सी पेप्टाइड है इंसुलिन के साथ ही ना निकलेगा, तो ये इंडोजीनस इंसुलिन का सिक्रेशन का मार्कर है। और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन टाइप 1 और टाइप 2। हम लोग जानते हैं कि टाइप 1 जो होता है वो बेसिकली बीटा सेल डिस्ट्रक्शन के कारण होता है। बीटा सेल से डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या होगा, अगर बीटा सेल, अब देखो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो हमारी सी पेप्टाइड भी तो कम बनेगी ना, क्योंकि बीटा सेल से ही क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, बीटा सेल से ही। तो अगर बीटा सेल नहीं होगा तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, अगर उसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी डिस्ट्रक्शन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो गोल्गी बॉडीज का भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो सी पेप्टाइड बनेंगे नहीं। तो इसीलिए जब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो सी पेप्टाइड ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हम सब लोग जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस किसके कारण होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, जो एडल्ट में होता है, जो ओबीज पर्सन में हो जाता है, ठीक है ना। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, यहाँ पे बीटा सेल नॉर्मल रहती है और नॉर्मल सी पेप्टाइड रहती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एनाबॉलिक हार्मोन होता है, ठीक है ना। एक कैटाबॉलिक हार्मोन होता है, एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। कैटाबॉलिक क्या ब्रेक डाउन करता है, एनाबॉलिक बनाता है। तो ये क्या करता है, एनाबॉलिक हार्मोन है तो ये एक्टिवेट करता है GLUT4 रिसेप्टर। GLUT4 रिसेप्टर आप लोग जानते हैं ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5 ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। ये उन रिसेप्टर में से GLUT4 को एक्टिवेट करता है। वो कहाँ होते हैं, एक स्केलेटल मसल, एक एडिपोज टिश्यू। आप लोग याद रखो GLUT4 रिसेप्टर कहाँ कहाँ, बड़ी मोटी मोटी चीज़ याद रखनी, स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू पे होते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है कि जब ये एक्टिवेट कराएगा GLUT4 रिसेप्टर को, तो ये जो है जो ग्लूकोज अपटेक है वो बढ़ा देंगे, समझ रहे हो, क्योंकि GLUT4 रिसेप्टर जो होता है ग्लूकोज के अपटेक के लिए ही बना होता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन टिश्यू बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो हमारा सीरम में ग्लूकोज, जो प्लाज्मा में ग्लूकोज होगा, सीरम ग्लूकोज होगा, वो कम हो जाएगा। अब ये जो सीरम ग्लूकोज जो है, अगर ये देखो सीरम ग्लूकोज तो कम हो गया, और जब ये जो ग्लूकोज अपटेक होकर क्या करेगा, ग्लूकोज अपटेक होकर क्या बनाएगा, क्योंकि एनाबॉलिक हार्मोन है, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा इंसुलिन को। क्या बनाएगा, एक ग्लाइकोजन बना सकता है, लिपिड बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, ठीक है ना। तो
इतना मोटी मोटी चीज़ें हमें इंसुलिन और सी पेप्टाइड के बारे में याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अपना क्या उसकी किसकी बात करते हैं, अपन बात करते हैं ग्लाइकोसिलाइटेड हीमोग्लोबिन की, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HbA1c से, HbA1c। तो ठीक है ना, तो HbA1c पहले तो देखते हैं होता क्या है कि ये फॉर्म्ड बाय नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, एक एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, एक नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन। तो ये नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है देखना इसको कि नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज का विथ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, एक अल्फा होती है, एक, ठीक है ना, ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन में, एक हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। हीम अल्फा और बीटा से बना होता है, ग्लोबिन एक अलग होता है, ठीक है ना। ग्लोबिन चेन के साथ ये कंबाइन करेगी क्या, तुम्हारा ग्लूकोज, तो क्या बनेगा, ग्लाइकोसिलाइटेड HbA1c हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलाइटेड हीमोग्लोबिन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सिग्निफिकेंस इसका ये होता है कि ये मॉनिटर करते हैं हम लोग इससे क्या, ग्लूकोज का लेवल। अब ग्लूकोज का लेवल जो है हम लोग इसी से मॉनिटर करते हैं, ये नया क्राइटेरिया है, ये न्यूअर क्राइटेरिया है। अभी कुछ साल पहले तक हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल देखते थे, अभी भी मोस्टली वही देखते हैं, लेकिन जो हमारा नया क्राइटेरिया होता है वो HbA1c के कारण होता है, क्योंकि हम लोग का जो देखते हैं ना शुगर लेवल बहुत वेरिएट, क्योंकि खाने के बाद कुछ और हो जाएगा, रैंडम कितना भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा वेरी करता है कि आपने किसी दिन पार्टी में ज़्यादा खा लिया तो उसके कारण से वेरी करने लगता है बहुत ज़्यादा आपका शुगर लेवल, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने HbA1c का कॉन्सेप्ट अपनाया, क्योंकि वो करेक्ट एस्टिमेशन देता है, ठीक है ना, क्योंकि और ये रैंडमली चेंज नहीं होता है। ये आप लोग इसका बेसिक मैकेनिज्म आप लोग अपनी मेडिसिन की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि मॉनिटर ग्लूकोज लेवल मैं बता चुका हूँ, 8 से 12 वीक तक ये हम लोग मॉनिटर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि कहाँ कब से कब तक मॉनिटर कर सकते हैं, 8 से 12 वीक तक हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि ब्लड ग्लूकोज आपका कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे किसी दिन आपने ज़्यादा खा लिया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेंज कर गया। अब इसका क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब तो देखो पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट रिलेटेड है, जैसे ये मॉनिटर अगर ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करेगा तो ऑटोमेटिकली ये डायग्नोसिस किसके काम आएगा, कि डायबिटीज मेलाइटस की डायग्नोसिस के लिए काम आएगा। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब समझते हैं कि इसका नॉर्मल लेवल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो 5.7 से कम अगर प्रतिशत है, 5.7 से कम % है तो वो नॉर्मल की केस में आएगा। और नेक्स्ट मैं देखूं कि प्री डायबिटिक स्टेट कहाँ से कहाँ तक आता है, प्री डायबिटिक स्टेट आता है आपका 5.7 से 6.4%। कितना आता है आपका, 5.7 से 6.4% आता है प्री डायबिटिक। और आपका डायबिटीज मेलाइटस जो है, डायबिटीज मेलाइटस वो 6.5% से ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5% से ज़्यादा होगा, तब आप डायबिटीज़ मेलाइटस की डायग्नोसिस बनाएंगे। कितने में बनाएंगे, 6.5% से ज़्यादा। नॉर्मल कितना था, नॉर्मल 5.7% से कम, प्री डायबिटिक्स 5.7 से 6.4 और डायबिटीज़ मेलाइटस 6.5 से ग्रेटर या उसके इक्वल, ठीक है ना। अब जो हमारा टारगेट HbA1c होना चाहिए, टारगेट HbA1c जो मोस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उन लेस देन 7% होना चाहिए, ये लोग मानते हैं, ठीक है ना। आप कहोगे क्यों भैया, ये तो लिख रहा है कि डायबिटीज़ मेलाइटस की डायग्नोसिस 6.5 से ज़्यादा, लेकिन हम लोग टारगेट रखते हैं HbA1c, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पहले तो डायबिटीज़ की कंडीशन को पढ़ने से पहले हम लोग उसके थोड़ा सा देख ले बेसिक चीज़ें कि नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल कंडीशन हम लोग देखते हैं यूग्लाइसीमिया के बारे में। तो यूग्लाइसीमिया में प्लाज्मा ग्लूकोज कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो फास्टिंग हम लोग जब देते हैं, जो सुबह सुबह हम लोग देते हैं, वो होती है आपकी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। कितनी होनी चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, ठीक है ना। और सेकेंड 2 आवर्स ओरल ग्लूकोज टेस्ट को, टॉलरेंस टेस्ट, इसको क्या क्या है और किस नाम से जानते हैं, OGTT का फुल फॉर्म ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये कितने से कम होनी चाहिए, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। कितने से कम होनी चाहिए, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। और तीसरा क्राइटेरिया जो होता है HbA1c मैंने आपको पहले बताया था, याद करो। अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो उसमें 5.7% से कम, यही चीज़ यहाँ पे भी बोला है। नॉर्मल कंडीशन क्या मतलब, यूग्लाइसीमिया, ठीक है ना। तो HbA1c क्या होता है, 5.7% से कम। फास्टिंग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। OGTT आपको कितना होना चाहिए, 140 से कम। HbA1c 5.7 से कम, ठीक। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होती है भाई, देखते हैं हम लोग।
अब इसी को कहते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट। अब इसमें प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन देख लेते हैं कि फास्टिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें 100 से कम थी, यहाँ पे 100 से 125 होगी। ठीक है ना। OGTT कितना होना चाहिए, 140 से 199, वहाँ पे कितना था 140 से कम। अब HbA1c कितना मैंने बताया था 5.7 से 6.4%, आपको पहले भी याद होगा। ठीक है ना, अभी भी यही चीज़ है। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस हम लोग कैसे बताएंगे। तो आप लोग अपनी 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि डायबिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको शुरुआत से बताया जाता है किसके होते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। ठीक है ना, तो ये सब बताने की चीज़ें नहीं है, ये सब आपको पता है। तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं इसके प्लाज्मा ग्लूकोज के बारे में। प्लाज्मा ग्लूकोज भी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिनको थोड़ा सा डाउट हो देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो फास्टिंग कितना आना चाहिए इस इंसान का। ठीक है, आपको मैंने बताया था 100 से 125 फास्टिंग में प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है, तो 126 या उससे ज़्यादा तो क्या होगा, ये डायबिटीज़ में आ जाएगा फास्टिंग अगर इतना होगा। रैंडम कितना 200 मिलीग्राम से ज़्यादा, मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लैश लगाना भूल गया था मैं। ठीक है ना, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ये ज़्यादा होता है। ठीक है ना, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। और OGTT क्या होगा, OGTT भी यहाँ पे 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ही होगा। रैंडम, देखो रैंडम और OGTT में अंतर होता है। रैंडम आप कभी भी लेते हो और OGTT जो होता है आप 2 घंटे बाद लेते हो। ठीक है ना, तो अगर दोनों में ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। और HbA1c के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6.5%। कितना, 6.5%। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डायबिटीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या, डायबिटीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है ना, डायबिटीज़ को हम लोग बांट सकते हैं 4 प्रकार में। तो मेनली हम लोग को जो फोकस करना है आज यहाँ पे, डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, और एक तीसरे तरह की भी डायबिटीज़ मेलाइटस आ चुकी है जिसको कहते हैं हम लोग टाइप 1.5 डायबिटीज़ मेलाइटस, और ऑल्सो उसको कह सकते हैं हम लोग टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस। और एक चौथे तरीके की भी डायबिटीज़ आई है। इसके अलावा भी आती है डायबिटीज़, बहुत तरह की डायबिटीज़ होती है। एक लैटेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ठीक है, एक लैटेंट लाडा जिसको कहते हैं लैटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटस ऑफ एडल्ट। और मॉडी को क्या कहते हैं, मॉडी का फुल फॉर्म याद कर लेना, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, यही यंग पेशेंट में जो हो जाए ऑटोसोमल डोमिनेंट ये होती है, और टाइप 2 ही डायबिटीज़ मेलाइटस को कहते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं पहले तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ठीक है ना, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में तो पहले तो हम लोग देखते हैं और भी तरह की डायबिटीज़ होती है। 4 ये बता दी मैंने, 5 और 6 ये सब और देख लो, ये सब एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए कि एसोसिएटेड विद पैनक्रियाटिक डिफेक्ट, कि पैनक्रियाटिक डिफेक्ट के कारण भी कुछ डायबिटीज़ हो सकती हैं, जो कि क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस होती है, या हीमोक्रोमेटोसिस होती है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण डायबिटीज़ कुछ बन जाती है। ठीक है ना, कुछ इंडोक्राइनोपैथीज के कारण हो जाती है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो आपका ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। अपनी फिजियोलॉजी बेसिक आप रिमेंबर करो। एक हाइपरथायरॉयडिज्म में बीमार बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन कॉज करेगा, ग्लूकोज का लेवल अगेन इससे बढ़ेगा। ठीक है ना, ये सब बेसिक फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन एसोसिएटेड डायबिटीज़। इन्फेक्शन एसोसिएटेड डायबिटीज़ कैसे होता है, मीजल से हो सकता है, मम से हो सकता है, कॉक्सैकी वायरस से हो सकता है, CMV से हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस। तो इन सब से भी डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली आते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हम लोग इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए अभी के लिए इतना तुम लोग अपने इतना पचाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है ना, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, और नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लाइक करो या शेयर करो, और ठीक है, चलो बाय।